फ्रेंड्स, मैं रामफल मोर एडवोकेट सोनीपत आपका नौदिला चैनल में हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सेक्शन 26 सीपीसी और ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 और ऑर्डर 4 पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सेक्शन 26 के साथ इन सब सेक्शंस को और इन सब आदेशों और नियमों को तथा ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 को पढ़ना अनिवार्य है। जब तक इनको साथ में नहीं पढ़ेंगे तो और सेक्शन 26 का पूर्ण स्टडी नहीं की जा सकती। अब सेक्शन 26 की थोड़ी सी मैं आपको याद दिला दूं कि वाद का कैसे दायर किया जाता है, वाद संस्थित करने की बाबत है। और कोई भी वाद जो है उसमें दो पक्षों का होना ज़रूरी है, एक वादी और एक प्रतिवादी। तो ऑर्डर 1 क्या कहता है कि कौन पार्टी होगा, वादी कौन होगा, प्रतिवादी कौन होगा। यदि गलत पार्टी बना दिया गया है तो उसको कैसे जो है कोर्ट को क्या क्या पावर हैं ऐड की, सट्रैक की। तो आज हम चर्चा करेंगे ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी के ऊपर, जहां मुकदमा वादी के रूप में गलत आदमी के नाम पर दायर हुआ है या ये संदेह है कि मुकदमा ठीक आदमी के नाम डाला है, तो मुकदमे की किसी भी स्टेज पर न्यायालय को ये लगता है कि बोनाफाइड गलती के कारण मुकदमा दायर हुआ है और जो मुकदमा में बात निर्णित होनी है उसके लिए किसी को सब्स्टिट्यूट करने, ऐड करने का आदेश उन शर्तों पर न्यायालय दे सकता है जो न्यायालय ठीक समझे। यदि भारत सरकार या राज्य सरकार के खिलाफ अनुतोष वांछित है और उन्हें पार्टी नहीं बनाया गया है तो मुकदमा नहीं चल सकता। चमन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2015 एक अपेक्स कोर्ट जजमेंट पृष्ठ 81 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे जब हमने ऑर्डर 1 रूल 9 का प्रोविजो पढ़ा था तो उसके अंदर भी कहा गया था कि नेसेसरी पार्टी जो है अगर उसको ज्वाइन नहीं किया गया, यानी नॉन ज्वाइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी है, तो सूट इज़ फैटल, फिर मुकदमा जो है नहीं चल सकता। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्रीकाकुलम वर्सेस भागीरथी कृष्णा राव का केस जो है इसके ऊपर इम्पोर्टेंट केस है। 2010-2 अपेक्स कोर्ट जजमेंट 579 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। पंकज भाई रमेश भाई जालावाड़िया बनाम जेठा भाई काला भाई जालावाड़िया। 2017 3 अपेक्स कोर्ट जजमेंट 679 सुप्रीम कोर्ट, ये क्या कहता है कि यदि किसी मृत आदमी के खिलाफ मुकदमा दायर हो गया तो ऑर्डर 22 रूल 4 की दरखास्त दे दी गई है। वह इस बात पर खारिज कर दी कि ऑर्डर 22 रूल 4 तो केवल तब लागू होता है जब मुकदमे के दौरान किसी की मृत्यु होती है। तो इस मुकदमे के अंदर यह भी करार दिया गया कि यदि ऑर्डर 22 रूल 4 की एप्लीकेशन खारिज हो गई है तो भी ऑर्डर 1 रूल 10 की दरखास्त की मनाही नहीं है और मृतक के इलाज अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 और 151 सीपीसी के तहत सब्जेक्ट टू लिमिटेशन जोड़े जा सकते हैं। इसके लिए ऑर्डर 7 रूल 6 और 21 लिमिटेशन एक्ट का पढ़ना अनिवार्य है। अब 2008 एक अपेक्स कोर्ट जजमेंट 549 सुप्रीम कोर्ट सुनील गुप्ता वर्सेस किरण गिरोत्रा का केस है कि प्लेंटिफ इज डोमिनस लिटिस इफ ही इंटेंड्स टू टेक ए कैलकुलेटेड रिस्क इन द मैटर, कोर्ट में नॉट एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशनरी जुरिडिक्शन। अब सब सेक्शन इसका 2 देखेंगे। वो क्या कहता है कि कोर्ट में स्ट्राइक आउट और ऐड द पार्टी। मुकदमा किसी भी दौर में या किसी भी स्टेज पर है तो न्यायालय किसी पक्ष की दरखास्त पर या बिना दरखास्त, यानी शू मोटो, या ऑन द एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टी, जो न्याय के हित में ठीक लगे,
किसी भी बतौर वादी या प्रतिवादी नाम गलत जोड़ा है उसे स्ट्रक डाउन या स्ट्रक आउट करने और किसी को जोड़ने का आदेश बतौर वादी या प्रतिवादी न्यायालय कर सकता है। और ये लगे कि किसी व्यक्ति के जोड़े बिना विवादित बात का पूर्ण और सही निपटान नहीं हो सकता तो उस आदमी को जोड़ा जा सकता है। इसके ऊपर 2013 एक लैंड लॉ रिपोर्टर पृष्ठ 560 सुप्रीम कोर्ट विदुर ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस तोस अर्पिला प्राइवेट लिमिटेड का केस है। इस केस के ऊपर में 6 बिंदुओं के ऊपर डिस्कस किया गया और इसमें ये बताया गया कि नेसेसरी पार्टी कौन है, प्रॉपर पार्टी कौन है, ज्यूरिडिक्शन कैसे वो देखी जानी है, पार्टी जोड़ने हटाने और मुकदमे के दौरान या सब्सिक्वेंट इवेंट पर कई तथ्यों पर कानून स्पष्ट किया गया। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यह जजमेंट जो मैंने आपको बताया बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट है और इस जजमेंट को पढ़ने के लिए मेरी गुजारिश आप लोगों से है कि इस जजमेंट को ज़रूर पढ़ें। अब पार्टी जोड़ने हटाने और मुकदमे के दौरान सब्सिक्वेंट इवेंट पर कई तथ्यों पर इस केस के अंदर जो है सारा का सारा स्पष्ट किया गया है और उस सारी बात को हम अगर बहुत गहराई से देखें तो केस लॉ को पढ़ना इसलिए भी अनिवार्य है कि ताकि हम हर बात से पूर्ण रूप से अवगत हो सकें। तो ये जो जजमेंट है विदुर इम्पैक्ट्स एंड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस तोस अपार्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स 2013 एक लैंड लॉ रिपोर्टर 560 सुप्रीम कोर्ट पर दर्ज है। और इसमें जो 6 बातें कही गई हैं, 6 बातों पर जो स्पष्ट किया गया है, एक बात उसमें ये है द कोर्ट कैन एट एनी टाइम ऑफ द प्रोसीडिंग्स आइदर ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय द पार्टीज और अदरवाइज डायरेक्ट इम्प्लीडमेंट ऑफ एनी पर्सन एज पार्टी who ought to have been joined as plaintiff or defendant or whose presence before the court is necessary for effective and complete adjudication of the issue involved in the suit। दूसरी बात इसके अंदर ये कही गई कि necessary party is the person who ought to be joined as party to the suit and in whose absence an of effective decree cannot be passed by the court। तीसरी बात इसके अंदर कहा गया प्रॉपर पार्टी के बारे में और उसके बारे में ये कहा गया ए प्रॉपर पार्टी इज ए पर्सन हुज प्रेजेंस वुड एनेबल द कोर्ट टू कंप्लीटली इफेक्टिवली एंड प्रॉपरली एडजुडिकेट अपॉन ऑल द मैटर्स एंड इशूज दो ही मे नॉट बी ए पर्सन इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट whom a decree is to be made। चौथी बात इसमें कही गई if a person is not found to be a proper and necessary party the court does not have the jurisdiction to order his impleadment against the wishes of the plaintiff। यानी वो डोमिनस लिटिस वाला जो अथॉरिटी मैंने आपको बताई थी कि कोर्ट में ऐड और नॉट ऐड इस सारे के बाद ये जो अथॉरिटी थी 2008 एक अपेक्स कोर्ट जजमेंट 549 सुप्रीम कोर्ट सुनील गुप्ता वर्सेस किरण गिरोत्रा वाली, इसमें यह कहा गया है कि प्लेंटिफ इज डोमिनस लिटिस इफ ही इंटेंड्स टू टेक ए कैलकुलेटेड रिस्क इन द मैटर कोर्ट में नॉट एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशनरी जुरिडिक्शन। तो इसमें ये जुरिडिक्शन की बात भी इसमें कही गई। और पांचवी बात कि कोर्ट कैन ऑर्डर इम्प्लीडमेंट ऑफ ए परचेजर हुज कंडक्ट इज अबव बोर्ड एंड हु फाइल्स एप्लीकेशन फॉर बीइंग ज्वाइंड एज पार्टी विद इन रीजनेबल टाइम ऑफ हिज एक्वायरिंग नॉलेज अबाउट द पेंडिंग लिटिगेशन। और छठी बात इसके अंदर ये कही गई थी
कि इफ द एप्लीकेंट इज गिल्टी ऑफ contumacious conduct or beneficiary of a clandestine transaction or a transaction made by a owner of the suit property in violation of the restraint order passed by the court, or the application is unduly delayed, then the court will be fully justified in declining the prayer for impleadment. तो इस आधार के ऊपर ये 6 बातें जो है इस अथॉरिटी के अंदर कही गई थी। अब मैं आपको ऑर्डर 1 रूल 10 सब सेक्शन 4 के बारे में कहूँगा कि जहाँ प्रतिवादी को जोड़ा जाता है, जब तक कोर्ट अन्यथा आदेश न दे, वाद को संशोधित जितना जरूरी है उतना ही किया जाएगा और संशोधित वाद की कॉपी प्रतिवादी को जो जोड़ा गया है उसको देने के लिए सम्मन के साथ दी जाएगी। यहाँ पर न्यायालय उस मूल प्रतिवादी को भी कॉपी देने का आदेश कर सकता है। लिमिटेशन एक्ट के नियमों के तहत अर्थात सेक्शन 22 के अनुसार प्रतिवादी के खिलाफ लिमिटेशन सम्मन प्राप्ति से शुरू होगा। अब ये सारी बातों के बाद अब हम आते हैं एक अथॉरिटी पर जो बहुत ज़रूरी है। रोबिन रामजी भाई पटेल वर्सेस आनंदी भाई का केस था और ये 2017 एक अपेक्स कोर्ट जजमेंट 663 पृष्ठ के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट का है। ये इसमें कहा गया कि सब्सिक्वेंट परचेजर जो है इज़ आल्सो ए नेसेसरी पार्टी। तो सब्सिक्वेंट परचेजर को नेसेसरी पार्टी मानते हुए ऐड किया जाना चाहिए। अब ऑर्डर 1 रूल 10A जो है एक नया जोड़ा गया है और इसको आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या कहा गया है, क्या पार्लियामेंट की मंशा है कि न्यायालय अपनी डिस्क्रिशन से किसी भी वकील को किसी बिंदु पर जिससे निर्णय प्रभावित होता है एड्रेस करने की कह सकता है और जिस मुकदमे में किसी पक्ष के वकील के द्वारा रिप्रेजेंटेशन नहीं किया जाता और उसका हित प्रभावित हो रहा न्यायालय को दिखाई देता है तो कोर्ट किसी भी वकील को इसके विवादित बिंदु पर प्रकाश डालने के लिए कह सकती है। और इसके ऊपर नूर अब्दुल जलील वर्सेस अचूतन AIR 1982 कर्नाटका 237 बहुत इम्पोर्टेंट केस है, आप उसे पढ़ सकते हैं। फिर ऑर्डर 1 रूल 11 के ऊपर हम आते हैं कंडक्ट ऑफ सूट। इसके बारे में थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि सेक्शन दिखने में और पढ़ने में ऐसा लगता है कि इसका क्या अर्थ है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है और इसके अंदर कहा है कंडक्ट ऑफ सूट यानी सूट का क्या व्यवहार होगा। अब इसको सूट का व्यवहार चिंतन का विषय है। द कोर्ट में गिव द कंडक्ट ऑफ ए सूट टू सच पर्सन एज इट डीम्स प्रॉपर। न्यायालय किसी मुकदमे के बारे में उस पार्टी को जैसा न्यायालय उचित समझे आदेश दे सकती है कि इस मुकदमे का क्या कंडक्ट है, वो कैसे, कि इसके ऊपर 2 अथॉरिटी मैं आपको बताना चाहूँगा। एक अथॉरिटी तो है 1921 मद्रास पेज 124 ट्रांसपोजिंग द डिफेंडेंट एज प्लेंटिफ। सपोज एक आदमी को डिफेंडेंट बना दिया और ये कह दिया कि हिज इंटरेस्ट इज आल्सो द सेम विच इज ऑफ द प्लेंटिफ, तो वाई ही इज डिफेंडेंट, ही मे बी ट्रांसपोज्ड एज प्लेंटिफ और उसको प्लेंटिफ के एरिया में रखा जा सकता है। दूसरा, इफ सेपरेट सूट्स आर फाइल्ड बाय द पर्सन, सपोज एक आदमी के पास पर नोट था और वो मर गया तो मरने वाले उसके 4 बेटे हैं मरने वाले के, तो मरने वाले के 4 बेटों ने अलग अलग दावा डाल दिया तो उन 4 को जो है वादी बनने का आदेश दिया जा सकता है और एक ही उसमें ऑल में भी ज्वाइंट इन वन। दूसरा, मैं इसके ऊपर एक अथॉरिटी बताना चाहूँगा AIR 1961 बॉम्बे पेज 94। इसके अंदर क्या कहा गया कि ऑर्डर 1 रूल 11 एंड 12 एंड ऑर्डर 3 रूल 1 कंडक्ट ऑफ सूट,
representation by pleader or pleaders should be joint for all co-plaintiffs. इसके अंदर क्या कहा, where more persons than one join the co-plaintiffs in one action, they should all be jointly represented by one or more counsels. Each one of the plaintiffs or each one of the defendants, as the case may be, is not entitled to appear, act and plead by his own advocate. Even where different advocates appear for different plaintiffs and different defendants whose defense is set out in one common written statement, the court under Order 1 Rule 11 has got the indisputable power to direct any of these advocates to be in charge of the case for all the plaintiffs or defendants as the case may be. यदि मान लिया कि 4 प्रतिवादी और चारों का अलग अलग वकील है, तो न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि ऑल द 4 शुड डिसाइड कि हु विल रिप्रेजेंट द केस, कोर्ट विल नॉट अलाउ ऑल द 4 पर्सन्स। तो वो चारों के चारों इस बात के ऊपर, अदरवाइज दे कैन बी मेड डिफेंडेंट, कोर्ट कैन ट्रांसपोज देम लाइक दैट। तो ये कंडक्ट ऑफ द सूट है। अब ऑर्डर 1 रूल 12 की बात मैं आपको कहूँगा कि अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ द सेवरल प्लेंटिफ्स ऑन और डिफेंडेंट्स फॉर अदर्स। मैंने जब ऑर्डर 1 रूल 8 की बात की थी तो उसमें आपको बताया था कि ऑर्डर 1 रूल 8A और ऑर्डर 1 रूल 12 जो है इसके एक्सेप्शन हैं। अथॉरिटी दे करके कोई भी व्यक्ति दूसरों के बिहाफ पर पैरवी करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। ये अथॉरिटी जो है, इट शुड बी इन राइटिंग, इट शुड बी साइंड बाय दोज पर्सन्स हु वांट कि हमारे बिहाफ पर ए पेश होगा। तो ए के हक में एक रिटन अथॉरिटी होनी चाहिए एंड इट शुड बी साइंड बाय द पर्सन। अब वेयर देयर इज नॉट सच राइटिंग देन दे कैन नॉट अपीयर। जैसे ऑर्डर 1 रूल 8 में रिप्रेजेंटेटिव कार्यवाही की जाती है, इसी प्रकार इसमें अथॉरिटी के तहत जो है बहुत आदमियों की तरफ से एक आदमी प्रतिवादियों की तरफ से भी और वादियों की तरफ से भी पेश हो सकता है। अब ऑर्डर 1 रूल 13 क्या कहता है कि ऑब्जेक्शन एज टू मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर। इसमें क्या कहता है कि जो मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर का ऑब्जेक्शन है वो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी के वक्त लिया जाना चाहिए। विच इज़ दी अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी? अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी है कि इशू फ्रेम होने से पहले ये लिया जाना चाहिए। यदि ऑब्जेक्शन इशू फ्रेम होने से पहले नहीं लिया तो ये माना जाएगा कि उस प्ली को वेव कर दिया गया है। और इसके ऊपर मैं आपको अथॉरिटी बताना चाहूँगा, लक्खी प्रसाद वर्सेस मुरलीधर AIR 1973 पटना पेज 250। दूसरा केस है राम सूरत देवी वर्सेस संतरा जी AIR 1975 पटना 168। और तीसरा है नूरतमल वर्सेस तृणबाला 1980 गुवाहाटी पेज 30। चौथा है 1973 इलाहाबाद 500 गंगा प्रसाद वर्सेस सहदेव प्रसाद। अब स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप सरोज एक केस है जिसमें 2002 सुप्रीम कोर्ट केसेस 699 पृष्ठ है। और इसके अंदर क्या कहा गया है कि नॉन ज्वाइंडर की प्ली जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम ली गई, उससे पहले नहीं ली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी जो थी उस पर यह प्ली लेनी चाहिए थी और आज जो है इसे नहीं माना जा सकता। अब ऑर्डर 2 के ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।